बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स को। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि डिसऑर्डर का नाम क्या है, उसका नाम देखें। बाज़ दफ़ा हम नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या जो है वो मटीरियल होगा। अब जिस तरह बाइपोलर यानी कि दो पोल, ए साइड बी साइड, यानी कि दो पोल हैं इस डिसऑर्डर के। मैं आपको इजी अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो पोल हैं मूड डिसऑर्डर के। एक होता है मेनिया, एक होता है डिप्रेशन। यानी या तो मूड ऊपर चले जाना या मूड नीचे चले जाना, या एलिवेशन ऑफ मूड यानी मूड एनर्जी आ गई, मूड बढ़ गया, बंदा हर वक्त खुश है, हशाश बशाश है, भागा दौड़ा फिर रहा है, या बंदा सैड है, मूड नीचे चला गया। ठीक है, हाइपो मूड भी हम जिसको कहते हैं, यानी कि मूड डाउन हो जाना। ठीक है, सैड हो गया है, किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला कोने में लग के बैठा हुआ है, जॉब पे जाने को दिल नहीं कर रहा, रिलेशनशिप कायम रखने को दिल नहीं कर रहा, वो जिन लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात थे उनसे बंदा पीछे हो गया है। ठीक है, यानी कि हर वो चीज जो हाँ उसको खुशी मिलती थी, अब वो उसमें खुशी महसूस नहीं कर रहा। तो ये दूसरा पोल है। पहला पोल कौन सा था? एलिवेटेड मूड, जहां पर बंदा खुश हशाश बशाश भाग दौड़ कर रहा है, प्लान्स बना रहा है। दूसरा डाउन मूड, सैडनेस, आइसोलेशन, फटीग, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स, डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब एपिटाइट, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन। ये दूसरा पोल है। तो बाइपोलर की कहानी भी, बाइपोलर डिसऑर्डर की कहानी भी अजीज तलबा और तालबात इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि ये वो डिसऑर्डर है कि जिसमें कभी बंदे का मूड एलिवेटेड हो जाता है, कभी बंदे का मूड डाउन हो जाता है। ठीक है, दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो चलिए आपके लिए जो कुछ नोट्स बनाए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर आर debilitating मूड डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ मेनिया या हाइपोमेनिया, यानी ये एक पोल है, एंड पीरियड ऑफ डिप्रेशन, ये दूसरा पोल है। बाइपोलर डिसऑर्डर commonly referred to as manic depression is a mood disorder characterized by periods of elevated mood and episodes of depression। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके दो पोल हैं। बाइपोलर मीन दो पोल वाला डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? दो पोल वाला डिसऑर्डर, दो रास्तों वाला डिसऑर्डर, दो कंडीशंस वाला डिसऑर्डर। अब यहाँ पर वही बात क्लियर हो गई कि क्या होता है। इट्स अ मूड डिसऑर्डर। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया कि मूड के दो पोल होते हैं, दो पहलू होते हैं, अच्छा मूड, बुरा मूड, खुशी, गमी। It's a mood disorder characterized by periods of elevated mood and periods of depression. The elevated mood is significant and is known as mania or hypomania depending on the severity। ठीक हो गया जी। मूड जो, अब मेनिया जो है वो हाइपर मूड जो है, एलिवेटेड मूड है, या तो वो मेनिया हो सकता है या हाइपोमेनिया। वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। बहुत थोड़ा सा फर्क है कि मेनिया जो होता है वो ज्यादा अच्छा मूड, ज्यादा एलिवेटेड मूड, और हाइपोमेनिया का मतलब होता है थोड़ा सा कम। लाइक आप ये कह लें कि हमारे पास कैटेगरीज होती है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सवियर, प्रोफाउंड। तो जो मेनिया होता है वो सवियर अच्छा मूड, और जो हाइपोमेनिया होता है वो मॉडरेट या माइल्ड अच्छा मूड। तो मेनिया में सुवियर या प्रोफाउंड लेवल की जो है वो एनर्जी हाई मिली हुई होती है, बंदे को हाई होती है। और हाइपोमेनिया में थोड़ी सी माइल्ड या मॉडरेट लेवल की एनर्जी जो होती है वो बूस्ट होती है या हाई होती है। Both manic and depressive episodes are so intense that they interfere with everyday life। अब ये जो दोनों है, मैनिक और डिप्रेसिव, बाइपोलर के दो पोल है ना, मैनिक एंड डिप्रेशन, मैनिक या हाइपोमैनिक और दूसरी तरफ डिप्रेशन। तो DSM-5 ये कहता है कि बोथ मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स आर सो इंटेंस दैट दे इंटरफेयर विद एवरीडे लाइफ। यानी दोनों जो सूरतें हैं वो इतनी ज्यादा शदीद होती हैं कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर करती हैं वो।
मेनिया में भी इतनी शदीद मूड चेंज आता है, इतना शदीद एलिवेटेड हुआ हुआ होता है कि वो भी आपकी जिंदगी को मुतासर कर रहा होता है। और डिप्रेशन में भी जो है वो इतना सैडनेस होती है कि वो आपकी जिंदगी को मुतासर कर रहा होता है। Between cycles of manic and depressive states, the individual will often experience normal functioning. यानी अब एक जानब जो है वो एक टाइम में मेनिया हो रहा है, हाई मूड हुआ है, दूसरे जानब में डिप्रेशन हो जाता है बंदे को। दूसरे टाइम पे, एक टाइम पे मेनिया, दूसरे टाइम पे डिप्रेशन। तो उन दोनों टाइम्स के दरमियान में जो जो एपिसोड मेनिया और डिप्रेशन के दरमियान में क्या होता है, पोल है ना, एक राइट एक लेफ्ट, मैनिक राइट, आई एम पुटिंग एन एग्जांपल, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट के दरमियान में क्या होगा, तो नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। यानी जब बंदे का मैनिक मूड खत्म होगा तो साथ ही उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद, ये घंटे या 2 या 4 या 6 घंटे बाद जो है उसका डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो दोनों एपिसोड्स के दरमियान में, मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स के दरमियान में क्या होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। The risk of suicide among those with the disorder is higher at greater than 6%, with self-harm occur 30 to 40% of patient। ठीक है जी, 6% रिस्क जो है वो सुसाइड है इसका। यानी कि 6% लोग जो होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और 30 से 40% जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। Other mental health issues such as anxiety disorder and substance use disorders are commonly associated or comorbid। यानी कि मेनिया के साथ, सॉरी, बाइपोलर के साथ कुछ और भी जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज या डिसऑर्डर्स जो है वो बंदे में शुरू हो जाते हैं, जिनमें एंजाइटी हो सकती है, सब्सटेंस यूज हो सकता है, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं, वो कोई साइकोपैथोलॉजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो हो सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ। लेकिन ज्यादा जो अहम होते हैं वो एंजाइटी और सब्सटेंस यूज होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या कहता है जी, ये शॉर्ट करके हमने, क्योंकि वी आर नॉट डिस्कसिंग द कंप्लीट DSM-5, तो हम उसको जरा शॉर्ट करके लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ना इजी वे में आपको। बाकी जब इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में हम DSM के फुल फ्लेज क्राइटेरिया को भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। While all of us feel highs and lows and may even experience euphoria and depression, bipolar disorder is much more severe clinical disorder। वो कहते हैं जी कि हम लोग अक्सर औकात जिंदगी में सारे खुश होते हैं और गमगीन भी हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें बाइपोलर हो गया है। माज़ दफ़ा हम बड़े खुश होते हैं, हमें कोई अच्छी खुशी की न्यूज़ मिलती है, ठीक है जी, किसी के यहाँ बेटा हुआ है तो वो माशाल्लाह सारा दिन बड़ा हंसी खुशी, बड़ा चहचहाता फिर रहा होगा, भाग भाग के काम कर रहा होगा, उसके अंदर एनर्जी आई हुई होती होगी। या किसी को बेटी की ख्वाहिश है तो उसको जब बेटी मिलती है तो वो सारा दिन बड़ा, 5 भाइयों के बाद में या 4 भाइयों के बाद में बेटी होती है, बहन होती है, तो वो बड़ा खुश और हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ और बड़ा चार्मिंग फेस और पैसे बांट रहा है, लोगों में देगे पका रहा है, तो इट्स अ हाई, बेसिकली हाई मूड हुआ होता है। समटाइम कुछ लोग इम्तिहान में फेल हो गए तो कुछ 1-2 दिन जो है वो बड़े सैड गुजरे, 2-3 दिन, फिर अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आना शुरू हो गए। या कोई नुकसान हो गया, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, तो 2-4 दिन जो है वो जो सैड सिचुएशन में रहने के बाद इंसान जब दोबारा अपनी असल सिचुएशन की तरफ आ जाता है, तो वो तकरीबन हम सबके साथ ही होता है, ठीक है। लेकिन बाइपोलर जो है ये मच मोर सिवियर। इसमें क्या होता है कि आपके लंबे अरसे तक ये जो एपिसोड्स है ये शुरू हो जाते हैं और आपकी जो लाइफ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। Bipolar spectrum refers to the range in which these alternating moods may occur and include bipolar 1, bipolar 2, cyclothymia and other specified bipolar and related disorders। जो बाइपोलर स्पेक्ट्रम है, अब बाइपोलर सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, इट्स अ स्पेक्ट्रम, ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। ये तो एक समझे कि जिस तरह हम एक मजमून लिखते होते थे बचपन में, कायदे आजम का जो 8वीं 10वीं तक कायदे आजम का मजमून लिखते थे, उसके बाद उसकी हेडिंग्स लिखते थे ना नीचे, पैदाइश, इब्तदाई तालीम, आला तालीम, मुस्लिम लीग में शमूलियत और फलां 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 वफात और ये वो क्या में पाकिस्तान। तो वो एक कायदे आजम एक अम्ब्रेला टर्म था मजमून, अब उसके नीचे कितनी सारी हेडिंग्स आ जाती थी। तो इसी तरह बाइपोलर जो है एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ है। जिस तरह इसके अंदर ये किन किन डिसऑर्डर से मिलकर बनता है, इसके अंदर कौन सी डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर 1 एक डिसऑर्डर अलग है, बाइपोलर 2 ये एक डिसऑर्डर अलग है, साइक्लोथेमिया ये एक डिसऑर्डर अलग है,
एंड अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये एक अलग जो है वो डिसऑर्डर है। ये 3-4 जो डिसऑर्डर्स हैं ये बाइपोलर स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, यानी कि हमने ये सारे डिसऑर्डर्स को मिला के एक मेन कैटेगरी बन जाती है जिसको बाइपोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। For all of these diagnoses to be made, the symptom must indicate a major change from person's physical typical mood. अच्छा, ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं ये ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोथेमिया एंड अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, इनको डायग्नोज करने के लिए जरूरी है कि इंसान के मूड के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज हो, जो उसकी जिंदगी को और दूसरे एरियाज को लाइक स्कूलिंग को, जॉब को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को और बहुत सारे जो उसके एरियाज हैं फंक्शनिंग के, उनको इफेक्ट कर रहा हो, तब हम इनमें से कोई भी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज करेंगे। चलिए बात करते हैं बाइपोलर 1 की। बाइपोलर 1 क्या है? अब पहले तो हम सिंपल बाइपोलर की बात कर रहे थे ना, कि बाइपोलर एक मेजर कैटेगरी की बात कर रहे थे। अब हम बाइपोलर 1 पे आ जाते हैं। A diagnosis of bipolar 1 require the occurrence of one or more manic or mixed episodes, manic or depressive, that last for at least a week. अब बाइपोलर 1 क्या है? मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स या सिर्फ मैनिक। अगर इंसान के अंदर सिर्फ मैनिक एपिसोड्स भी हैं, तब भी आप डीएसएम हमें ये कहता है कि आप उसको बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर सकते हो। ठीक है, मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड्स ऑफ मैनिक एंड डिप्रेसिव, या फिर उसके अंदर मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगे या सिर्फ सिर्फ मैनिक होगा। बाइपोलर 1 याद रखिए, डायग्नोज करने के लिए मैनिक और डिप्रेसिव का दोनों का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैनिक से भी आपका काम चल सकता है। अगर पेशेंट को सिर्फ मैनिक डिसऑर्डर है, लेकिन बाइपोलर इसको इसलिए कहा जाता है कि बार दफा इसमें डिप्रेशन भी होता है, मेनिया होता है, डिप्रेशन होता है, मेनिया होता है, डिप्रेशन होता है, तो इसलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। लेकिन इसमें समटाइम अकेला मेनिया भी आ जाता है। ठीक है, तो मेनिया को भी अगर अकेला मेनिया आ जाए तो उसको भी बाइपोलर 1 कहते हैं। तो कम से कम ये जो मैनिक सिम्टम्स या मैनिक एंड डिप्रेसिव मिक्स्ड सिम्टम्स, ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए कंसेक्टिव होना जरूरी है। तो अगर ये होगा तब आप उसको जो है वो बाइपोलर 1 डायग्नोस करेंगे। अब आगे मैनिक एपिसोड की डेफिनेशन आ जाती है कि कहते किसको है। A manic episode is a distinct period of the elevated or irritable mood which can take the form of the euphoria. Euphoria means खुशी, बेइंतहा खुशी। ठीक है, को एक ये एक पीरियड है जिसमें आपका जो मूड है वो हाई होता है और यूफोरिक सिचुएशन होती है, खुशी 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 हर तरफ नजर आ रही होती है। पीपल विद मेनिया कॉमनली एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी एंड अ डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप। ये सोना इनका कम हो जाता है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई हुई होती है, तो जिसकी एनर्जी हाई हो उसको सोना, नींद तो नहीं उसको आती। with many often getting as little as 3 or 4 hours asleep per night, या 3 से 4। कुछ लोग जो है वो जब मैनिक होते हैं तो उनकी नींद जो है वो 3 से 4 घंटे रह जाती है हर रात, या वो कई कई दिन सोते ही नहीं। some can go days without sleeping. A person experiencing mania may exhibit pressured speech, racing thoughts, low attention span, high distractibility, poor judgment. They may engage in risky behaviors or become aggressive. अब जो मैनिक लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी स्पीच जो है वो बड़ी प्रेशर्ड स्पीच होती है, जोर देकर बोलते हैं वो। ठीक है, प्रेशर डालते हैं स्पीच में, उनके दिमाग में थॉट्स 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 चलते ही रहते हैं। एक थॉट आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक थॉट आ रहा है दूसरा जा रहा है। उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो लो हो जाता है, वो ज्यादा चीजों पे ज्यादा देर तक अटेंशन बरकरार नहीं रख सकते। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। एक काम कर रहे हैं, बाहर से कोई गुजरा, फौरन आपका ध्यान उधर, फिर दोबारा काम करना शुरू किया, उधर से कोई आवाज आई, फौरन ध्यान उधर। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हाई। पुअर जजमेंट, जजमेंट बहुत पुअर हो जाती है, चीजों के बारे में जज बड़ी जल्दी कर लेते हैं और बहुत पुअर जजमेंट, गलत जजमेंट करते हैं। उसके अलावा रिस्की बिहेवियर्स इनके हो जाते हैं, अग्रेशन, अग्रेसिव होते हैं, ये बात बात पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कोई बात अच्छी नहीं लगी फौरन से गुस्सा, कोई बात अच्छी नहीं लगे फौरन से गुस्सा, नाराजगी गुस्सा नाराजगी। और साथ क्या है, रिस्की बिहेवियर्स, ड्राइविंग रिस्की बिहेवियर करेंगे। रिस्की बिहेवियर मींस कि वो बिहेवियर जो खतरनाक साबित हो सकते हैं उनके लिए। ठीक हो गया, लाइक तेज ड्राइविंग करना, रेकलेस ड्राइविंग, रोड पे जा रहे हैं, लोगों को साइड मार रहे हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं, रेसें लगा रहे हैं, तो रिस्की बिहेवियर्स ये जो है वो मैनिक एपिसोड का हिस्सा होते हैं।
As mania become more severe, individual begin to behave erratically and impulsivity. वही चीज है कि impulsivity, poor decision making इसमें हो सकती है, unrealistic ideas about the future, फ्यूचर के बारे में unrealistic, जिनका रियलिटी से कोई दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं होता, वो आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं, डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने ख्यालों ख्यालों में वो सदर पाकिस्तान बने हुए होते हैं, या हीरो बने होते हैं, या अर्तगल बने हुए होते हैं, ठीक है, या तुर्गुत बने हुए होते हैं, या बामसी बने हुए होते हैं। मतलब कहने क्या है, ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अर्तुगरुल देखा होगा। इट्स अ फेमस टीवी सीरियल ऑफ इन तुर्किश लैंग्वेज, पाकिस्तानी लैंग्वेज में भी, उर्दू में भी अवेलेबल है। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अपने आप में बड़ा वो ना एक अनरियलिस्टिक आइडियाज अबाउट द फ्यूचर वो लगा रहे होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये बन जाऊंगा, मैं जनाब ये एक इंडस्ट्री का मालिक होऊंगा, मैं स्टेट बना लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अल्लाह करे करें, हमारी तो दुआ है कि सारे ही करें, लेकिन अनरियलिस्टिक नजर आता है ये कुछ लोगों के लिए। वो करते कराते कुछ नहीं, मेहनत नहीं करते, सिर्फ वो क्या है, वो आइडियाज लगा रहे हैं। जो मेहनत करते हैं उनको मिल भी जाता है, ठीक है। पुअर डिसीजंस, गलत फैसले ले रहे होते हैं, जिनमें बाद में वो उनको पता चलता है कि ये तो गलत था, खैर उस वक्त उनको ठीक लग रहा होता है। मैनी पीपल एक्सपीरियंस साइकोटिक सिम्टम। अच्छा, कुछ लोगों में साइकोटिक सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती है। जब मेनिया होता है वो इतना एलिवेटेड हो जाता है कि उनमें साइकोटिक सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। A mixed episode is a condition during which symptoms of mania and depression occur simultaneously, ठीक है। मिक्स्ड डिप्रेशन में एपिसोड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि उसमें मेनिया और डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं वो दोनों आना स्टार्ट हो जाती हैं। Typical examples include weeping during a manic episode, रो रहे हैं, manic episode है, रो रहे हैं, experiencing racing thoughts during a depressive mood, mood depressed हुआ है, thoughts बार बार आ रहे हैं, or thinking grandiose thought while at the same time feeling like a failure, लेकिन फेल हुए हैं, आपको फेलियर की फीलिंग है, साथ साथ आपकी ग्रैंडियोसिटी भी आ रही है, यानी वो मैनिक डिप्रेसिव जो एपिसोड है वो साथ साथ चल रहा है। Mixed states are often the most dangerous period of the mood disorder, during which the risk of substance abuse, panic disorder, suicide attempts, and other complications significantly increase. जो मिक्स्ड स्टेट होती है ना जी, जिसमें इन माइनिक और डिप्रेशन दोनों होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनिक, मैनिक डिप्रेसिव, मैनिक डिप्रेसिव, मैनिक डिप्रेसिव, इट्स अ मिक्स्ड स्टेट ऑफ बाइपोलर। इसमें क्या होता है, बाइपोलर 1 की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या, इसमें सब्सटेंस अब्यूज स्टार्ट कर देते हैं, वो पेन डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, या और बहुत सारी जो सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इंसान के साथ, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, इमोशनली, तो वो जो है वो स्टार्ट हो जाती है। A major depressive disorder is not required for diagnosis of bipolar 1, although it frequently occur. अच्छा, वही मैं बात जो कर रहा था कि आप अकेला मेनिया के साथ भी उसको जो है वो कर सकते हैं, बाइपोलर 1 को। जरूरी नहीं कि डिप्रेशन ही हो, लेकिन बहरहाल वो भी होता है। A depressive phase include persistent feeling of sadness. आगे डिप्रेशन की जो है वो अलामात बता दी हैं उसने, कि जो डिप्रेसिव फेज में क्या क्या होता है वो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, आपको मैं समझा चुका हूँ। फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंजाइटी, गिल्ट, एंगर, आइसोलेशन, होपलेसनेस, disturbance in sleep and appetite, fatigue, loss of interest in usually enjoyable activities, problems concentrating, loneliness, self-loathing, apathy and indifference. self-loathing होता है बेसिकली जब बंदा अपने आप को नाअहल समझता है, नालायक समझता है, कि वर्दलेसनेस समझता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा क्या है, अपने आप को डिग्रेड करता रहता है। A major depressive episode persistent for at least 2 weeks, ठीक है, कम से कम 2 हफ्ते के लिए जो हो तो मेजर, अगर ये सीन 2 हफ्ते तक लगातार चलता रहे, फिर आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो कहते हैं। बाइपोलर 2, पहले बात हो रही थी बाइपोलर 1 की, अब आ जाते हैं बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में क्या था, मेनिया एंड डिप्रेशन या सिंपल मेनिया। अब बाइपोलर 2 में क्या है, हाइपोमेनिया एंड मेजर डिप्रेसिव, ठीक है। वहां पे बाइपोलर 1 में क्या था, मेनिया, नॉट हाइपोमेनिया। उस वक्त क्या था, बाइपोलर 1 में मेनिया अकेला या मैनिक एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। अब बाइपोलर 2 में क्या है, हाइपोमेनिया, नॉट मेनिया। मेनिया बाइपोलर 1 में था, बाइपोलर 2 में क्या होगा, हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन। अब यहां पर जो है वो बाइपोलर 2 को डायग्नोस करने के लिए हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों का होना जरूरी है, एक के साथ आप बाइपोलर 2 नहीं कर सकते। In order for bipolar 2 to be diagnosed, the person must not have experienced a full manic episode.
ठीक है, यानी कि फुल मैनिक एपिसोड नहीं होता। हाउएवर 1 or 2 मोर हाइपोमैनिक एपिसोड्स एंड 1 or more मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर रिक्वायर्ड टू मेरिट डायग्नोसिस। यानी कि एक या एक से ज्यादा जो है वो हाइपोमैनिक एपिसोड और एक या एक से ज्यादा जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगे तो हम बाइपोलर 2 जो है वो डायग्नोस करेंगे। हाइपोमेनिया क्या होता है वो आपको बता देते हैं। हाइपोमेनिया एपिसोड्स आर माइल्डर वर्जन ऑफ मेनिया। मैंने आपको बताया था ना कि माइल्डर या माइल्ड मॉडरेट लेवल, डिफाइंड बाय द माइल्ड टू मॉडरेटली एलिवेटेड मूड, ऑप्टिमिज्म, प्रेशर ऑफ स्पीच, एक्टिविटी, डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप। वही चीज है ना, सारी अलामात वही है मेनिया वाली हाइपोमेनिया में, लेकिन सीवियरिटी का फर्क है। वो सीवियर या प्रोफाउंड लेवल की थी, ये माइल्ड या मॉडरेट लेवल की है। Generally, hypomania does not inhibit functioning as mania does. It may even increase productivity. लेकिन फर्क क्या है? फंक्शनिंग का फर्क है। मेनिया में उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन हाइपोमेनिया में फंक्शनिंग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती एज कंपेयर टू मैनिक एपिसोड, और इसमें जो है वो इंसान की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। Bipolar 2 can be more difficult to diagnose because of the hypomanic episode may simply appear as a period of the successful high productivity. और बाइपोलर 2 को डायग्नोस करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें हाइपोमेनिया होता है। अब हाइपोमेनिया मैंने आपको बताया कि अक्सर प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई कर देता है, प्रोडक्टिविटी इंसान की बढ़ जाती है। तो जब प्रोडक्टिविटी बड़ी होगी तो हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि इसको डिसऑर्डर है, हम तो ये कहते हैं जनाब कि इसको ये बंदा बड़ा काम का है, बड़ा मेहनती है, लगन से काम कर रहा है, दिन रात काम करता रहता है, फजूल वक्त नहीं जाया करता, देखिए कितना माल इसने तैयार कर दिया है, कितनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है। तो हमें तो वो प्रोडक्टिव लग रहा होता है, हमें तो लग ही नहीं रहा होता वो बाइपोलर 2 का पेशेंट है। और उसके साथ अगर डिप्रेशन हो जाए तो हम कहते हैं, फिर भी हम बाइपोलर 2 नहीं करते, हम कहते हैं यार डिप्रेसिव है, मेजर डिप्रेशन का डायग्नोस कर देते हैं उसको। हालांकि वो जो हाइपोमैनिक एपिसोड था हम उसको प्रोडक्टिविटी ले रहे होते हैं, बाइपोलर 2 नहीं ले रहे होते, हाइपोमैनिक नहीं ले रहे होते, हम उसको कहते हैं प्रोडक्टिव है, बहुत काम करता है, मेहनती आदमी है, टाइम नहीं जाया करता, टिक के तो बैठता ही नहीं है, काम ही करी जा रहा है, हालांकि वो हाइपोमेनिया होता है, हम उसको कहते हैं ये प्रोडक्टिव है। और जब दूसरा एपिसोड शुरू होता है मेजर डिप्रेशन का तो हम कहते हैं यार सैड सा हो जाता है, पता नहीं क्या पता मेजर डिप्रेशन है इसको। तो ये जो मिसडायग्नोस हो जाता है बेसिकली। हाइपोमेनिया आल्सो टेंड टू बी रिपोर्टेड लेस फ्रीक्वेंटली देन अ डिस्ट्रेसिंग crippling depression, and so people with bipolar 2 are often misdiagnosed with the major depressive disorder. हाइपोमेनिया बेसिकली लेस फ्रीक्वेंटली होता है ना, हाइपोमेनिया रिपोर्ट लेस फ्रीक्वेंटली होता है। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो हाइपोमेनिक होगा आपकी नजरों में वो अच्छा होगा, वो मेहनती होगा, जबकि डिप्रेशन को आप डिप्रेशन ही ले रहे होते हैं, डिप्रेशन को आप मेजर डिप्रेशन ले रहे होते हैं और उसको मिसडायग्नोस कर देते हैं। आगे जाता है जी साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथेमिया इज अ माइल्डर वर्जन ऑफ बाइपोलर। साइक्लोथेमिया जनाब माइल्डर वर्जन होता है बाइपोलर का, नॉट बाइपोलर 1 or 2, सिंपल बाइपोलर की बात हो रही है। A diagnosis requires that the person experience hypomanic episodes with period of the milder form of the depression known as dysthymia for at least 2 years. अब ये क्या है? अब ये बेसिकली एक तो इसमें हाइपोमेनिया और साथ साथ माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की फुल मेजर फॉर्म नहीं, माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, लगातार 2 साल तक माइल्डर फॉर्म जो डिप्रेशन है ना जी, लॉन्ग लास्टिंग माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्थेमिया। डिस्थेमिया मैं इंशाल्लाह आपको डिप्रेशन के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब लंबे अरसे तक लो लेवल या माइल्डर लेवल का डिप्रेशन हो तो उसको डिस्थेमिया कहा जाता है। तो साइक्लोथेमिया क्या होता है? हाइपोमेनिया प्लस माइल्डर डिप्रेशन फॉर 2 years, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोथेमिया। Neither the hypomanic or dysthymic episodes can meet the criteria for bipolar 1 and 2 disorder। ठीक है जी, वही ना कि bipolar 1 और 2 का डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया इनमें से मीट नहीं करेंगे ये सिंपल जो है वो साइक्लोथेमिक हम एपिसोड कहेंगे जब हाइपोमेनिया हो और साथ लंबे अरसे तक डिप्रेसिव माइल्डर डिप्रेसिव की सिम्टम्स भी चलती रही हो तो हम उसको साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर कहेंगे। There are low grade cycling of mood which typically appear to be observer as a personality trait and interfere with functioning। अब क्या है? अब बेसिकली इसको हम डिसऑर्डर नहीं अक्सर कंसीडर करते, बल्कि हम कहते हैं ये तो पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। एक बंदा है जो कभी खुश हो जाता है, कभी उदास होता है, इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। हम ये नहीं कहते कि ही इज डायग्नोस्ड पेशेंट विद साइक्लोथेमिया, नो नेवर। क्योंकि अब साइक्लोथेमिया का तो सबको नहीं पता होता,
आम आदमी को तो नहीं पता कि ये साइक्लोथेमिया, वो उसको कहता है ये पर्सनालिटी बंदे दी इस तरह दी है जनाब के, सॉरी पंजाबी यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर पंजाबी बोली जाती है, कि बंदा जो है वो सिंपल जो है वो बस पर्सनालिटी ऐसी है, कभी खुश हो जाता है, कभी सैड हो जाता है, कभी ये भागम भाग काम कर रहा होता है, कभी उदास होकर बैठा होता है, तो ये इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। लेकिन क्लिनिशियंस, सारे क्लिनिशियंस नहीं, कुछ लोग खुद क्लिनिशियंस भी मिसडायग्नोस कर जाते हैं, लेकिन जो सही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट क्लिनिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो इस चीज को कीनली ऑब्जर्व करते हैं और उसको साइक्लोथेमिया जो है वो डायग्नोस करते हैं। अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर डिसऑर्डर प्रीवियसली नाउन एज बाइपोलर डिसऑर्डर एनओएस, पिछले जो DSM-4 TR में था उसमें इसको बाइपोलर डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड जो है उस कैटेगरी को इस कैटेगरी को कहा जाता था, is a category that is diagnosed when the disorder does not meet fall within a specific subtype of bipolar, ठीक है। अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है वो उस वक्त किया जाता है जब बंदे के अंदर बाइपोलर की सिम्टम्स तो हों, ठीक है, लेकिन वो कोई भी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो, ठीक हो गया। लाइक उसमें हाइपोमेनिया की भी सिम्टम्स आ जाती हों, या उसमें मेनिया की भी हों, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन की भी हों, या माइल्डर की भी हो सकती हैं, लेकिन वो कोई अलग से क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा किसी का भी, ना बाइपोलर 1 के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ना बाइपोलर 2 के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ना साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। क्यों? क्योंकि या तो उसमें सिम्टम्स कोई आगे पीछे होंगे, या कोई माइल्डर मॉडरेट वर्जन का डिफरेंस होगा, या वो टाइम पूरा नहीं कर रहा होगा ना। देखिए हर डिसऑर्डर का टाइम पीरियड है, जिस तरह हमने साइक्लोथेमिक की बात की कि फॉर 2 इयर्स, 2 साल तक का जो अरसा है, उस 2 साल के अरसे, लंबे अरसे तक अगर ये सिम्टम्स मौजूद हो तो हम करते हैं। अब हो सकता है वो माइल्डर फॉर्म का हाइपोमेनिया भी हो, माइल्डर फॉर्म का जो डिप्रेशन भी हो, लेकिन 2 साल का जो अरसा है वो पूरा ना किया हो उसने, तो फिर हम उसको साइक्लोथेमिया नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जब वो इन सिम्टम के साथ 2 साल का अरसा पूरा कर लेगा, तब हम उसको कहेंगे कि अब जो डायग्नोसिस है वो अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर से शिफ्ट हो गया है साइक्लोथेमिया में। फिर हम उसको साइक्लोथेमिया का डिसऑर्डर डायग्नोस कर देंगे जब वो 2 साल का अरसा पूरा कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जो डिसऑर्डर है, कोई भी कंडीशन है, वो 2 साल मतलब पूरा क्राइटेरिया किसी भी डिसऑर्डर का मीट ना करे, सिम्टम्स उसमें मौजूद हों लेकिन फुल क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो किसी भी डिसऑर्डर का, बाइपोलर 1 का, बाइपोलर 2 का, साइक्लोथेमिया का, तब हम उसको अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस कर देते हैं। These disorders can still significantly impair and adversely affect the quality of life of the patient. तो ये जो डिसऑर्डर है ये भी जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो इशू क्रिएट करता है। आगे आ जाती है इटियोलॉजी, यानी कि कॉजेस। It is estimated that roughly 1% of the adult population suffer from bipolar 1, a further 1% suffer from bipolar 2 और साइक्लोथेमिया। ठीक है जी, तो एक एस्टिमेटेड है, रिसर्च एस्टिमेटेड है रफली कि 1% लोगों को बाइपोलर 1 होता है और 1% लोगों को ही बाइपोलर 2 होता है या साइक्लोथेमिया होता है। Bipolar disorders have been shown to have a strong genetic and biological basis. इसकी वजह क्या है? बेसिकली जेनेटिकली या बायोलॉजिकली ये जो है वो जेनेटिक जीन्स के थ्रू जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, बाप है तो बेटे में बाइपोलर का बाप बाइपोलर है तो बेटे में भी बाइपोलर होगा, या बेटी में भी होगा, आगे उनकी औलाद में भी होगा, आगे उससे उनकी औलाद में भी होगा। The possibility of the getting bipolar disorder when one parent is diagnosed with it is 15 to 30% risk, when both parents 50 to 75% risk। यानी कि अगर सिर्फ माँ बाप में से सिर्फ एक को है तो औलाद में 15 से 30% चांस है कि बाइपोलर होगा, और अगर दोनों वालदैन को है, माँ और बाप दोनों को है, तो उनकी औलाद में 50 से 75% जो 75% जो चांसेस हैं कि उनको भी बाइपोलर होगा। People with bipolar disorder often have imbalance in certain neurotransmitters, for example, norepinephrine and serotonin। तीज ने 2009 में एक रिसर्च की थी, उसने कहा
कि वो लोग जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनमें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें इम्बैलेंसमेंट होती है, यानी कि उनकी इम्बैलेंसमेंट से, उनकी कमी बेशी की वजह से, ये दो केमिकल्स हैं ब्रेन में जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, एक का नाम सेरोटोनिन है और दूसरा का नाम नॉरएपिनेफ्रिन है। ये दो किस्म के केमिकल, वैसे तो बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं लेकिन हम स्पेसिफिकली जब बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इन दो का नाम ज्यादा आता है। उसने कहा दो तरह के केमिकल, एक का नाम सेरोटोनिन और दूसरे का नाम नॉरएपिनेफ्रिन, ये दिमाग में होते हैं और इनकी कमी बेशी की वजह से, अगर कमी बेशी इनमें हो जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। The neurotransmitters are important regulators of the body functions that are disturbed in mood disorder including sex drive, sleep, arousal, mood। वही चीज है कि वो कहता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर या जो केमिकल्स होते हैं ना जी, ये बॉडी मूड फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और जब इन केमिकल में कोई मसला हो जाता है तो ये सारे जो मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें सेक्स ड्राइव जो है उसका मसला हो जाता है, खुराक का मसला हो जाता है, या उसमें स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, या अराउजल और मूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Medications that are used to be treat bipolar disorder such as lithium work to block norepinephrine activity at the synapses। अब मेडिसिन हम कौन सी यूज कर रहे हैं उसमें लिथियम को, लिथियम जो है बेसिकली इट्स अ मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर मीन डिप्रेशन को ये जो है ये कंट्रोल करता है। डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करता है? अब इसमें लिथियम डिप्रेशन मतलब मूड को कंट्रोल करता है, वो मैनिक भी हो सकता है, वो डिप्रेसिव भी हो सकता है। कैसे करता है? ये ब्लॉक करता है नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिविटी को साइनेप्स में, तो उसकी वजह से ये जो है यानी कि कमी बेशी हो रही है ना, ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, तो उसको ब्लॉक कर देता है ताकि कमी बेशी ना हो। ठीक है, ये जो लिथियम है बेसिकली, तो ये ब्लॉक कर देती है नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को सिनेप्स में, जिसकी वजह से उनके जो एक क्वांटिटी है वो बरकरार रहती है, वो एक सही तनासब में होती है, सही मकदार में होती है, जिसकी वजह से मूड जो है वो अपने स्टेबल हो जाता है, असली हालत में आ जाता है। Evidence suggests that the environmental factors play a significant role in the development and course of bipolar disorder, and the individual psychosocial variables may interact with genetic disposition। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन के हमारे माशरे में हमारा रहन सहन, हमारे ताल्लुकात, हमारी जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़, हमारी स्कूलिंग, हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ, हमारा दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, इन्वायरमेंट, घर का माहौल, ये जो तमाम चीज़ें हैं दीज आर कंसीडर्ड एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। और जब हम बात करते हैं साइको सोशल वेरिएबल्स की, तो साइको सोशल वेरिएबल्स मीन कि जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लस जेनेटिक फैक्टर्स, यानी जीन्स के रास्ते से भी आपके अंदर ये खसूसियत आई हुई होती है, अपने माँ बाप से आपके अंदर आती हैं, जीन्स के रास्ते से भी वो अंदर मौजूद होती हैं, ऊपर से कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा आ जाता है कि दोनों मिल जाते हैं और आपको बाइपोलर हो जाता है। आगे जनाब आ जाता है अब नॉर्मेलिटीज इन द स्ट्रक्चर एंड और फंक्शन ऑफ द सर्टेन ब्रेन सर्किट्स कुड अंडरलाई बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है जी, ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट सर्किट्स, यू नो वेरी वेल व्हेन you read, when you discuss the न्यूरोसाइकोलॉजी को, आप ब्रेन के स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स को, ग्लैंड्स को और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो जब उनमें कोई इशू आ जाता है, उनमें कोई अबनॉर्मैलिटी आ जाती है ब्रेन के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, तब भी जो बाइपोलर है वो क्रिएट हो जाता है। एमआरआई की स्टडी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एमआरआई स्टडीज रिपोर्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ब्रेन कंपोजिशन बिटवीन इंडिविजुअल विद बाइपोलर डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल विदाउट। अब ये एमआई के इमेजेस हैं, एमआरआई के मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI stands for magnetic resonance imaging, it's a technique। ठीक है, बेसिकली ब्रेन को जो है वो हम डिस्कस स्टडी करने के लिए की टेक्निक है ये। अब उसमें आप देखेंगे नॉर्मल जो डिसऑर्डर है वो ये है, ठीक है, उसके बाद जो ऑब्सेसिव नॉर्मल जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो ये, उसके बाद ओसीडी के पेशेंट का ब्रेन का स्ट्रक्चर आप चेक कर लें, उसके बाद आप बाइपोलर डिसऑर्डर के ब्रेन का स्ट्रक्चर चेक कर लें, उसके बाद डिप्रेशन के पेशेंट के ब्रेन का स्ट्रक्चर चेक कर लें। नॉर्मल का स्ट्रक्चर ये है। अब इसके साथ आप तीनों को कंपेयर कर लें तो आपको फर्क वाज़े मालूम हो जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है जनाब? इसकी ट्रीटमेंट, बाइपोलर डिसऑर्डर इज ऑफन ट्रीटेड विद मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस एंड साइकोथेरेपी। यानी कि बाइपोलर का जो ट्रीटमेंट है वो समटाइम मूड स्टेबलाइजर लाइक लिथियम
वगैरह, या SSRIs या SNRIs, ये मेडिसिन है। SSRIs मीन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। SNRI का मतलब होता है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, और लिथियम वगैरह। या फिर साइकोथेरेपी जिसमें फिर बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, जिसमें अमूमन डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है CBT का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। टिपिकली दीज टू आर यूज्ड इन कंजक्शन, यानी कि दोनों जो है वो इकट्ठे यूज किए जाते हैं, तो ज्यादा साइकोथेरेपी प्लस मेडिसिन दोनों इकट्ठे करने से ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है। The medication with the best evidence thus for the lithium सबसे ज्यादा इफेक्टिव है मेडिसिन, ठीक है जी। अदर पोटेंशियली इफेक्टिव मेडिसिन इंक्लूड एंटी कन्वल्सेंट्स एंड एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक यानी कि जो साइकोटिक्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, जिनमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर आ जाता है, शिज़ोफ्रेनिया आ जाता है। तो उन डिसऑर्डर्स में जो मेडिसिन यूज होती हैं, दो आर एंटी साइकोटिक्स, वो भी बाइपोलर के लिए अच्छी है, मतलब अच्छी होती हैं, वो उसको ट्रीट करने में कारगर साबित होती हैं। और एंटी कन्वर्जेंट्स कौन सी होती हैं? जो एपिलेप्सी के जो फिट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ये एपिलेप्टिक फिट्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, और साथ साथ वो बाइपोलर को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जा सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन में रिक्वायर्ड, हॉस्पिटल में भी जो है वो दाखिल करवाना पड़ सकता है पेशेंट को विद बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके जी, विद द निमैनिक एपिसोड प्रेजेंट इन द बाइपोलर 1, यानी कि बाइपोलर 1 में, बाइपोलर 2 में इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि हाइपोमेनिया होता है बेसिकली। बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड होता है, ठीक है जी। एनर्जी मोस्ट एलिवेटेड जो है वो प्रोफाउंड या स्फीयर लेवल की जो एलिवेटेड हुई हुई होती है, जो डिस्टर्ब कर रही होती है इंसान की जो फंक्शनिंग है उसको, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी है। Cognitive behavior therapy, family focused therapy and psychoeducation have the most evidence for efficacy in regard to relapse prevention, ठीक है जी। CBT, फैमिली फोकस्ड थेरेपी और साइको एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी हैं इसमें, ना सिर्फ इसको ट्रीट करने के लिए बल्कि दोबारा होने से बचाने के लिए भी, रिलैप्स प्रिवेंशन को भी, यानी कि दोबारा होने से बचाना, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। साइको एजुकेशन भी, फैमिली फोकस्ड थेरेपी भी, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी हम जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।